सर ये जो गांधार राज था पहले, जो कि अब ईरान और ये सब है, तो इसको क्या सही में शकुनी जो था उसकी वजह से था, क्योंकि जो वॉर हुई उसकी वजह से हुई, जो महाभारत हुई उन्हीं की वजह से हुई, तो ऐसा क्या सच है कि उनकी वजह से हो रहा है अभी तक भी वहाँ पे शांति नहीं है, पीस नहीं है? हाँ हाँ, तो गांधार जो जगह है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था। आज वो रीजन को हम अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बहुत पुराने टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट से, उसमें गांधार के बहुत रेफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बौद्धयान श्रोत सूत्र नाम का एक टेक्स्ट है, वो लेट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार की बात आती है, पार्श्व की बात आती है, अराता की बात आती है। तो गांधार वो अफगानिस्तान, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और वो लोग हमारे ही लोग थे, दोज वर इंडियन पीपल। और फॉर एग्जांपल तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी था वो भी गांधार में था, ओके। और जो महाभारत की बात होती है, जो गांधारी वहाँ से आई, उनका भाई, उनके भ्राता थे शकुनी, वो भी वहाँ से थे। और शकुनी बहुत क्रोधित थे, बहुत बहुत गुस्से में थे कि उनकी बहन जो थी उसको एक अंधे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इनको मरवाऊंगा सबको। तो ये बात है। तो महाभारत मेरे हिसाब से एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर आता है महाभारत में, एक इवेंट आता है जब अर्जुन द्वारका जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और द्वारका नगरी पूरी समुद्र के नीचे हो जाती है। और आज हमें वहीं पर एग्जैक्टली वो द्वारका नगरी मिली है समुद्र के नीचे। मतलब जो हज़ारों वर्ष पहले जो टेक्स्ट लिखा गया था वो बिल्कुल सही है। सो दैट कोरोबरेट्स कि भाई आर्कियोलॉजिकल हार्ड एविडेंस है हमारे पास, एग्जैक्टली जो हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया था उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये एक सिंपल एविडेंस है, और भी एविडेंसेस है। मेरे हिसाब से महाभारत की जो स्टोरी है, इतिहास है, वो एक्चुअल इतिहास है, वो मिथोलॉजी नहीं है। और क्या एविडेंस है सर, थोड़ा बताओ। तो बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन सबसे हार्ड एविडेंस है वो द्वारका का है। दूसरी बात ये है कि महाभारत का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें कितने सारे सिटीज़ के, शहरों के बारे में लिखा है, नामों के इंक्लूडिंग द नेम्स, वो नेम्स, प्लेस नेम्स सारे आज भी वही सब है। बहुत सारी नदियों के बारे में लिखा है, वो सारा ज्योग्राफी भी आज है। तो बहुत सारे यात्राओं के बारे में लिखा है, जिसमें कौन से जगह से गए थे वो सब भी आज आपको मिलेगा। बहुत सारे पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं की गई, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए गए, वो सारे के सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी ज्योग्राफी में या फिर इमेजिनरी लोकेशन में ये हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैटलफील्ड्स के नाम आज भी, हम दिल्ली में इंद्रपथ क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ है ना। सोनीपत क्या है, सोनीप्रस्थ है। सो ऐसे बहुत सारे आपको लोकेशंस मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एएसआई ने वहाँ पर कुछ भी आर्कियोलॉजिकल काम नहीं किया है। हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है, तो भाई जाओ और काम करो, अपना खोदो यार, आपको मिलेगा एविडेंस। लेकिन नहीं ढूंढेंगे ये लोग। द्वारका में 30 साल से कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई, हमारे जो डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर्स, वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से जाकर ये करेंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बात है, ये लोग हमारा हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं। महाभारत इज नॉट मिथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। सर छुपाना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये कौन छुपा रहा है? ये मोस्टली एएसआई छुपाना चाहता है। एएसआई सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहता है, बाकी सब भाड़ में गया। अभी एएसआई की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। हमारे जो अंग्रेज थे ना, जिन्होंने हमारे देश की का डिस्ट्रक्शन किया, उन्होंने एएसआई की स्थापना की। एएसआई का पर्पस क्या था कि भारत में जितने भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल और ऐसे जोन से, लोकेशन से, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बनाए बहुत बड़ा, वहाँ पर क्या क्या है वो उसका लिस्ट बनाए, और जो कुछ भी वैल्यूएबल है वो लेके यूके में भेज दो। आज आप लंदन म्यूजियम जाओ, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, वहाँ पर हमारे कितने महान ट्रेजर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब कहाँ से आए? ये एएसआई ने निकाले भारत से। मैं नहीं कह रहा कि आज का एएसआई वो एएसआई है, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन है। आज चोरी कर रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। क्रिएट उन्होंने किया है, क्रिएट वही। और वो सारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स जो है वो आज भी है वहाँ पर। तो उनका हमेशा फोकस था कि स्टील हिंदू एंड इंडियन प्री इस्लामिक आर्ट एंड स्टैश इट एंड टेक इट टू यूरोप एंड द वेस्ट एंड प्रिजर्व द मुगल मॉन्यूमेंट्स। तो आज भी वही उनका पॉलिसी है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियाँ गायब होती है। 3 साल बाद आपको इस कलेक्शन में मिलेगी, उस कलेक्शन में मिलेगी। कैसे हो रही है? मैं नहीं कह रहा कि एएसआई चुरा रही है, लेकिन एएसआई के सुपरविजन के अंडर या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ से ये सब हो रहा है। मतलब देयर इज नेग्लिजेंस
And I would say it's bordering on criminal negligence. It is destroying our heritage. जी बोल रहे इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम क्यों नहीं करती है? ये ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर दी डिपार्टमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आएगा, आई एम श्योर। अब मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, दैट्स माय ओपिनियन अबाउट दिस। सर, तो जो ये पहल हुई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों के टेक्स्ट में से मुगल हिस्ट्री हटाई जा रही है, वेरी बैड। बैड व्हाई नॉट, मतलब व्हाई? अच्छा, मैं समझाता हूँ क्यों बैड है। अगर आप अपना इतिहास पूरी तरह से 360 डिग्री से अगर देख नहीं पाएंगे तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट, और फिर आप वही गलतियां वापस दोहराओगे इन द फ्यूचर में। कहा ना कि जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे टू सम एक्सटेंट। अगर आपके हिस्ट्री, आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो अपनी स्वयं की हिस्ट्री, उसमें बड़े बड़े गैप्स है जिससे बहुत वैल्यूएबल लेसन्स आपको मिलेंगे, वो हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब आज जो ये स्थिति है वो कैसे हुई। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते तो आप ये समझ पाते कि आज का जो विश्व है वो कैसे बना। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन में बड़े बड़े गैप्स है तो आपको समझेगा नहीं कि ये सब कैसे हुआ। आज भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों है? आज भारत में ओवरऑल एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना क्यों है? आज हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स क्यों है? हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2000 के लगभग क्यों है? एक समय में पूरे विश्व का 33% प्लस जीडीपी सिर्फ भारत से आता था। क्या हुआ? अगर आप सही से हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और फिर आप वही गलतियां बार बार दोहराओगे। Mughal history is our history. It is a very unfortunate, sad and horrific part of our history, but we have to face the truth. तभी आप सीखोगे कि क्या गलत हुआ और फिर क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ये वापस नहीं आए। इट शुड नेवर हैपन अगेन। सर, उस टाइम लैंग्वेज हिंदी होती थी या संस्कृत होती थी या क्या होती? हाँ, गुड क्वेश्चन। आज हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन। अब सर वो भी रीजन बताई दो कि हाँ, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुई लैंग्वेज। ठीक है, विल कम टू दैट। तो पुराने ज़माने में भारत में आई एम श्योर बहुत सारी भाषाएं जैसे आज है वैसे ही हुई होगी, लेकिन हमारे जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है, सांस्कृतिक लैंग्वेज है, वो संस्कृत है। जो विश्व का सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेद, उसकी जो लैंग्वेज है वो है ऋग्वेदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो अगर आप मौर्य साम्राज्य के समय की बात करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो मोस्ट लाइकली संस्कृत होगी, और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी स्पेशली पाटलिपुत्र और मगध रीजन की, वो मोस्ट लाइकली पाली होगी। पाली एक अपभ्रंश लैंग्वेज थी, मतलब थोड़ी सी करप्टेड थी, अ करप्टेड एंड स्लाइटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ संस्कृत। जैसे हिंदी के भी बहुत सारे प्रकार है। अब हम टीवी शो में हम जो हिंदी का उपयोग करेंगे वो अच्छा संस्कृताइज्ड हिंदी होगा, जो रास्ते में हम उपयोग करेंगे हिंदी का वो बहुत अलग होगा। तो वैसे पाली और संस्कृत का दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप था। अगर आप संस्कृत समझते हो तो आपको पाली पूरी समझेगी, बट इट लुक लाइक एक गाँव वाली भाषा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो टाइप का। तो इसे कहते हैं प्राकृत भाषा। जो संस्कृत की जो डिसेंडेंट डॉटर लैंग्वेजेस है, ऐसी बहुत सारी प्राकृत भाषाएं थी। तो उनमें से एक पाली थी, एक महाराष्ट्री प्राकृत थी, बहुत सारी ऐसी प्राकृत भाषाएं थी, जिसमें से आज की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है जैसे कि मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, ये सब धीरे धीरे उसमें से उत्पन्न हुई। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कैसे बनी? ये श्री नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हिंदी को बनाओ। अम्बेडकर जी कह रहे थे कि संस्कृत शुड बी द इंडियन नेशनल लैंग्वेज, सिविलाइजेशनल लैंग्वेज। एक्चुअली संस्कृत होनी चाहिए हमारी सिविलाइजेशनल लैंग्वेज। ये मृत भाषा नहीं है। जब मैं ये शब्द का उपयोग करता हूँ मृत, ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। उपयोग, ये भी संस्कृत शब्द है। और अगर आप कोई भी संस्कृत शब्द लेंगे उसको हिंदी में डालेंगे आपको समझेगा। आज प्रातः मैंने एक श्वेत श्वान देखा, थोड़ा अजीब लगता है बट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक सफ़ेद कुत्ता देखा, सिंपल। और ये आप गुजराती में डाल दीजिए, ये आप बंगाली में डाल दीजिए, कहीं पर भी आप ये संस्कृत शब्द डालेंगे सबको समझेगा। इट एलिवेट्स द लैंग्वेज। तो हमारी जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है वो एक ही हो सकती है, विच इज संस्कृत। और हमारे महान पॉलिटिशियंस ने ये सब गलत काम किए हैं। सर ये तो फिर आनी चाहिए सर, स्कूल्स में लोग बच्चों को पहले से ही सिखाओ। हमारी सबकी मातृभाषा एक्चुअली संस्कृत है। अगर आप किसी बच्चे को संस्कृत सिखाओगे, ऐसा नहीं लगेगा उस बच्चे को कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं हम। वो नेचुरली आएगी, हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। वो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। कंपलसरी नहीं है, मतलब स्कूल्स में हर जगह ऑप्ट करना पड़ जाता है, वैसे वाला सीन है अभी तक। तो वो हिंदी की तरह से हिंदी कंपलसरी है।
आप अगर एक बार सेकेंडरी में आओगे तब आपको ऑप्शनल मिलेगी संस्कृत, बचपन से नहीं मिलेगी आपको, ये बात है। सर आप वेदों की बात कर रहे हो एंड आप एक साइंटिस्ट भी हो, हाँ। तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पता है, स्पिरिचुअलिटी और वेद क्या कहते हैं। वेद बात करते हैं कि टाइम स्पेरिकल है और साइक्लिक है, और मतलब साइंस कहता है टाइम लीनियर है। तो आपका क्या पर्सनली इस पे क्या टेक है, क्योंकि हमारे वेद बात करते हैं मल्टीवर्स की, टाइम बात करता है पैरेलल यूनिवर्स, और टाइम ट्रैवल की साइंस ये बात करता है। तो आपका क्या पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या टेक है आपका? एक्सपीरियंस तो मेरा लीनियर टाइम का ही है, मैंने कभी टाइम को ऐसे घूमते हुए देखा नहीं है। सर जैसे पर आपने हम यही सबका कहा experience वही कि है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, those are patterns are अच्छा, repeating, not patterns, time is okay, repeating. okay. ये पैटर्न, इवेंट के पैटर्न्स बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसके वजह से, उसके कारण से साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं। Okay. लेकिन टाइम तो लीनियरली जा रहा है भाई, हम वापस उस पीछे के समय में गए। वी ऑल एक्सपीरियंस लीनियर टाइम, लेकिन हमारे जो वेद है उसमें कहते हैं कि युगों का साइकिल है, युग साइकिल। उसमें कहते हैं कि दोबारा आएगा, बार बार आएगा, जैसे त्रेता युग दोबारा आएगा, सतयुग दोबारा हाँ, आएगा। ये भी एक्चुअली इवेंट्स की बात हो रही है कि आज ऐसे कंडीशन है हमारे विश्व में कि बहुत बुरा समय चल रहा है, इसे कहते हैं कलयुग। लेकिन फ्यूचर में फिर से अच्छा समय आएगा, मतलब ये नहीं कि जो समय आ चुका है वो वापस आएगा, उसके जैसा अच्छा समय आएगा, जिसे हम सतयुग कहेंगे, फिर व्हाटएवर। इसका ये मतलब नहीं है कि द पास्ट टाइम विल कम बैक टुडे। पीपल से दैट रामायण फिर से होगी। हाँ सर ये ना एक पॉडकास्ट पे भी हमारे एक गेस्ट थे अक्षत गुप्ता जी, जिन्होंने रामायण में भी इसका एक जिक्र था कि जब राम जी जा रहे होते हैं वापस, तो वो एक अपनी रिंग गिराते हैं और हनुमान जी उसे लेने जाते हैं पाताल में, तो वहाँ पे उन्हें शेषनाग मिलते हैं। तो वो कहते हैं मेरे प्रभु की अंगूठी गिरी है यहाँ पर, मैं लेने आया हूँ। तो फिर शेषनाग उन्हें कहते हैं कि हनुमान आप इस बार भी बुद्धू बन गए, पीछे देखिए। तो पीछे वो देखते हैं तो रिंग्स का पहाड़ बना होता है। तो मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये साइक्लिक है। और बहुत सारा जब वो पॉडकास्ट गया ना, तो उसके कमेंट्स में भी बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस से कि ये 18th साइकिल चल रही है अभी टाइम की, ये अभी 24th साइकिल चल रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर से रामायण होगी, फिर से राम आएंगे, फिर से महाभारत होगी, फिर से कलयुग आएगा। तो ये चलता रहता है। अच्छा, तो ये मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि युग का साइकिल है, मतलब ऐसे इवेंट्स वापस होंगे, लेकिन वही स्पेसिफिक वही इवेंट्स और वही लोग, या उनके जैसे इवेंट्स और उनके जैसे लोग, ये मुझे पता नहीं है। ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, सो आई कैन नॉट से इट इज़ राइट और रॉन्ग। आई बेटर नॉट कमेंट अबाउट इट, बिकॉज ये जो अक्षत जी की आप बात करें, ही नोज मोर देन मी अबाउट मिथोलॉजी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दिस थिंग्स। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन में एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर है। साइंस कैन नॉट बी मिक्सड विथ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी। क्यों? साइंस ओनली डील्स विथ फिजिकल फिनोमेना एंड ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। प्रत्यक्ष प्रमाण, आपने अपनी आंखों से, आपने या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट से ये देखा और उसको कैप्चर किया। आप अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मा, भगवान। आपने कभी आत्मा को मेजर किया है? आपने कभी देखा है? हाँ, आप सोचते हो कि आपके अंदर आत्मा है, मोस्ट लाइकली है, लेकिन ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है। सो वंस अगेन दिस इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सो जो चीज़ें आप मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो साइंस के बाहर है, साइंस के स्कोप से बाहर है। मतलब साइंस इज अ वेरी लिमिटेड थिंग, philosophy is much bigger, spirituality and religion are much bigger, and science and philosophy or spirituality and religion cannot mix, क्योंकि religion में नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस और फिनोमेना की बात होती है जो साइंस में कभी आ ही नहीं सकते। सो इट इज़ रॉन्ग फॉर साइंटिस्ट्स टू टॉक अबाउट रिलीजन एंड से दैट इट्स रॉन्ग। ये हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अरे गधे, मैं बोलूँगा, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हमें सिर्फ 5% यूनिवर्स दिखता है। 95% यूनिवर्स क्या है वो हमें समझता भी नहीं है। वी नो देर इज़ अ यूनिवर्स आउट देयर, 95% ऑफ विच इज़ इनविजिबल एंड डार्क, और हम जानते ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। हमें सिर्फ 5% दिखता है, उसमें से भी हमें उस 5% का शायद 20% समझता है। सो वी नो वेरी लिटल
through our instruments and through our experiences. So scientists, it is wrong for them to intrude into religion and philosophy and pass judgment. कि इस चीज़ का कोई evidence नहीं है, that's why it does not exist. It is also wrong for people who believe in certain things in spirituality and religion to pass judgment about science. Scientific method भारत से आई है, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो method है वो भारत से ही आया है. So don't insult your ancestors by saying science is wrong. These things cannot mix. Very simple. बट सर क्या हमारे पुराने जो उनका राइट वर्ड क्या रहे, जो तपस्या करते थे, साधु होते थे, ऋषि मुनि थे, क्या हम उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते. क्यों? वो क्या करते थे? वो यूनिवर्स का एक्सप्लोरेशन करते थे, लेकिन कौन सा यूनिवर्स? इनर यूनिवर्स. इनर यूनिवर्स का एक्सप्लोरेशन आप कैसे करते हो? थ्रू इंटरनल एक्सपीरियंसेस. उनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड यू कैन डिस्कवर प्रोफाउंड ट्रूथ्स जो फिर आप एक बार बाहर आएंगे उसमें से तो आप दुनिया के साथ, विश्व के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन उसका आप कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं दे सकते. बट सर जैसे ये चीज़ें भूगोल की, अर्थ गोल है, उन्हें पता ये था, साइंस है. एस्ट्रोनॉमी, हाँ, पर उन्हें ये चीज़ पता थी ना पहले से, बिना किसी रिसर्च उन्होंने करी होगी. कैसे, कौन सी रिसर्च की होगी बताइए? अब कुछ तो रीजन होगा कि वो ये चीज़ कह रहे हम हैं. श्योर हैं कि उनको पता थी ये चीज़ें? यू आर श्योर अबाउट इट? हाँ, भूगोल हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बहुत पहले तो से हमें लिखी कैसे है. पता कि उन्होंने अंदर जाकर ये सब चीजें निकाली? मे बी दे डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द एक्चुअल ग्राउंड. सोचो, जैसे हमारे कुछ मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिकली भी, चीज़ों के बारे में पता लगा रहे हैं, तो क्या हम उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं? 100%. वही मैं अगर कहना आप चाह रहा फिजिकल था. एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप साइंटिस्ट हैं. अगर आप इंटरनल इनर यूनिवर्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप साइंटिस्ट नहीं, आप स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर हैं, आप ऋषि है, आप मुनि है. कुछ ऋषि साइंस, एक्चुअल साइंस करते थे, हार्ड साइंस. ऋषि कन्नड़ जो थे, कन्नड़, ही वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक और क्वांटम थियरी. ओके, सो ऐसे बहुत थे हमारे साइंटिस्ट. हमारे ब्रह्मगुप्त थे, आर्यभट्ट थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च किया है. फिजिकल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, दीज आर हार्ड साइंसेज. उन्होंने ये इंटरनली जाकर नहीं किया, एक्चुअली रिसर्च करके किया है, पेन एंड पेपर मोस्ट लाइकली. तो हमारे दो प्रकार के ऋषि मुनि थे. एक्चुअल हार्ड साइंसेज वाले ऋषि मुनि थे. इलेक्ट्रिसिटी का भी डिस्कवरी हमने किया है, और फिर कुछ केमिकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. और जो दूसरे ऋषि मुनि थे वो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ऋषि मुनि थे, जो ध्यान करते थे, साधना करते थे, और वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू. सर आप किस में ज़्यादा बिलीव करते हो? आपका बिलीव सिस्टम क्या है? मेरा कि आप, हाँ आप एज ए साइंटिस्ट ज़्यादा सोचते हो, या अपने जो फाइंडिंग्स और वो उसके बेसिस पे इंडियन कल्चर और कि वो? मैं भारतीय कल्चर और भारतीय परंपरा का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेरा हेरिटेज है. मेरे पूर्वजों, हमारे जो पूर्वज थे, अगर आप 5000 वर्ष पहले आज के जाएंगे तो आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज एक ही थे. तो हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने इतने हज़ारों वर्ष तक इतने सारे महान काम किए, और ये इतना पुराना कल्चर, इतना रिच कल्चर, सिविलाइजेशन बनाया. वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट. एज अ साइंटिस्ट मैं रिसर्च एक प्रकार से करूँगा, मैं उसमें ये वो सब नहीं डालूंगा जो नहीं होना चाहिए उसमें. अब मैं क्या मानता हूँ, अगर भगवान है कि नहीं, मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने कभी एविडेंस देखा नहीं. मेरा माइंड, इट इज़ वायर्ड टू थिंक इन अ सर्टन वे, बट आई एम होपफुल कि भगवान हो गया तो बहुत अच्छा होगा. आई होप भगवान है. आपको भी लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है? एनर्जी के universe में? एस्पेक्ट्स मानते हो आपकी, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, या एनर्जी एक ही है? एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, अब फिजिकल डेफिनेशन उसका बहुत अलग होता है. आई व्हाट आई मीन इज दैट इट इज़ पॉसिबल कि कोई चीज़ है, मे बी इनसाइड द यूनिवर्स, मे बी बियॉन्ड द यूनिवर्स, पॉसिबली, हु नोज. देखिए, यूनिवर्स का 95% हमें पता नहीं है, सो मे बी देयर कुड बी समथिंग आउट देयर. आई एम होपफुल दैट देयर इज़ अ गुड फोर्स, गुड एनर्जी, वॉट एवर जो भी आप कहेंगे, अ गुड थिंग. मे बी ब्रह्मा जी है, या फिर ब्रह्मा जी से भी बड़ा कुछ है, पॉसिबली. इट इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो. आई हैव नेवर सीन एनी एविडेंस. मुझे अपने, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मैंने आज तक ऐसा कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है जिससे मुझे कोई एविडेंस मिले, एक्सपीरियंशियल एविडेंस ऑफ गॉड और द सुपर नेचुरल. बट आई एम होपफुल कि कुछ अच्छा होगा आउट देयर. आई एम होपफुल. कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी आपने एक्सपीरियंस नहीं करा? सम बैड एनर्जी मतलब? नहीं, नॉट रियली. कोई सुपर नेचुरल ऐसा मैंने कोई अपने आंखों से दिखा नहीं कभी, नेवर. तो आपका ये है प्रत्यक्ष प्रमाण,
वाली आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हो, जो दिखेगा उसे ही मैं दिस इज मानूंगा, नॉट आइडियोलॉजी, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। ये दिस इज व्हाट आई एम ट्रेन्ड, ये बचपन से मैं ऐसा ही रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी, दिस इज व्हाट मेक्स सेंस टू मी, एंड दिस इज व्हाट ऑल साइंस इज अबाउट। तो आई एम अ वेरी साइंटिफिक पर्सन फ्रॉम जन्म से, मैं जन्म से ऐसा हूँ, बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मैं आई एम नॉट अ क्लोज माइंडेड नैरो माइंडेड पर्सन। आई डू नॉट फील कि कोई वो कहता है कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे भगवान दिखे। आई एम हैप्पी टू टेक इट सीरियसली। आई विश आई हैड सच एन एक्सपीरियंस। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम एग्नोस्टिक, आई डोंट नो इफ देयर इज गॉड, बट आई एम वेरी होपफुल एंड आई विश देयर इज गॉड एंड इट्स अ गुड गॉड। है सर, जरूर है, कोई ना कोई I hope इस so. दुनिया को चला रहा है सर, कोई जो बाइडन है क्या? जो बाइडन तो नहीं है। सोरोस।